डरावनी सच्चाइयाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेडफोन लगाकर खो जाइए इस कहानी में। मेरा नाम राघव सिन्हा है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैंने पिछले 40 सालों में ऐसे केस हल किए हैं जो सामान्य से लेकर रहस्यमयी तक थे। 60 साल की उम्र में मैं अब इतना चुस्त नहीं हूँ जितना पहले हुआ करता था, लेकिन अनुभव ने मेरी सहज बुद्धि को उस तरह से तीखा कर दिया है जैसे जवानी कभी नहीं कर पाई। यह मामला हालांकि मेरे द्वारा सामना किए गए किसी भी मामले से भिन्न है। एक दिन मुझे गांव के मुखिया रतनलाल का पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि गांव में कुछ घटनाएं हो रही है और लोगों की मौत हो रही है। पुलिस भी मदद नहीं कर पा रही और मुझे तुरंत आना होगा। मैं उस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता था। पत्र में एड्रेस भी लिखा हुआ था। अगले दिन मैं गांव पहुंचा। गांव के लोग मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मैं सीधे रतनलाल के घर पहुंचा। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो गांव का हर फैसला लेता था। उसने मुझे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि हमें इस पहाड़ी पर कुछ दिखता है, कुछ परछाई जैसा, जो शायद लोगों की जान ले रहा है। यह एक छोटा सा गांव था जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ था। इस गांव का नाम नंदपुर था। यह एक अजीब सी जगह थी जो ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी हुई थी। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी लग रहा था। बताया गया कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ये गांव के लोग नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जो बाहर से यहाँ गांव में आते थे और उनकी लाशें बाद में आसपास की पहाड़ियों पर मिलती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत कैसे हो रही है। गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रही। रतनलाल की बातों में भय साफ छलक रहा था, लेकिन वह पूरी बात नहीं बता रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में भी कुछ रहस्य छुपा हुआ है, मानो वह खुद भी इसका हिस्सा हो। मैंने केस को सुलझाने का फैसला किया और मुझे गांव में एक कमरा दे दिया गया। यह एक अनऑफिशियल केस होने वाला था और मुझे इसमें पुलिस की मदद नहीं लेनी थी। अगली सुबह मैं पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैंने पहाड़ी की ऊंचाई को छूना शुरू किया, हल्की धुंध ने मुझे घेर लिया। सूरज की किरणें भी इस धुंध को चीर पाने में असमर्थ लग रही थी। रास्ते के किनारे पेड़ों की शाखाएं जैसे नृत्य कर रही हो, इस तरह मुड़ी हुई थी। हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक मेरी नज़र एक अजीब से निशान पर पड़ी। यह निशान जमीन पर बने हुए थे, गहरे पंजे के निशान जो किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। ये निशान किसी मानव के थे, लेकिन इतने बड़े और विकृत कि समझ पाना मुश्किल था। जैसे ही मैंने उन निशानों की जांच शुरू की, मेरी नज़र एक झाड़ियों के पीछे हलचल पर पड़ी। पहले मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि वहाँ एक इंसानी आकृति थी जो धुंधली थी। वह आकृति मानो हवा में लहराते हुए चली गई, बिना किसी आवाज़ के। वह एक परछाई थी, न साफ दिखाई देने वाली, न पूरी तरह अदृश्य। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हिलते हुए कदमों से उस दिशा में बढ़ा, पर वहाँ कुछ भी नहीं मिला। वह आकृति मानो गायब हो गई थी, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन लेंस में सिर्फ धुंध और अजीबोगरीब प्रकाश सा कैद हो गया। आगे बढ़ते हुए मुझे एक पुराना मंदिर नज़र आया। उसके पास ही पत्थरों की वेदी पर अजीब लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। मुझे यह भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उन लिपियों के आसपास अजीब चित्र बने हुए थे। एक मानव आकृति जो ऊपर उठते ही किसी छाया या छलावे जैसा दिख रहा था। मुझे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी सफाई अभी भी होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि गांव के लोग अब यहाँ नहीं आया करते थे। जैसे ही मैं मंदिर के पास खड़ा था,
अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगी। आवाज़ साफ नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बात कर रहे हों। मैं आवाज़ों की दिशा में बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चारों ओर बस पेड़ और धुंध का साम्राज्य था। अचानक से लगा जैसे कोई मेरे कानों के पास फुसफुसाया, मत आओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। मैंने अपना ध्यान दोबारा केंद्रित किया और अपनी डायरी में ये सभी बातें दर्ज की। मुझे यकीन हो रहा था कि यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है। ये कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। यहाँ एक अजीब सा भय व्याप्त था, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। परछाइयों का दिखना, अजीब निशान और गूंजती आवाज़ें, इन सब ने मिलकर एक रहस्य का आभास दिया, जो पहाड़ी की ऊंचाइयों में कहीं छुपा हुआ था। मैं अगली रात वापस उसी स्थान पर लौटा जहां मुझे परछाई दिखाई दे रही थी। इस बार मैंने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और कुछ पुराने नक्शे अपने साथ रख दिए थे, जो मुझे गांव से मिले थे। नक्शे पर कुछ जगहों पर निशान लगे थे जिनका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन उसमें एक जगह वही थी जहां वह मंदिर था जिसमें मैं कल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मंदिर इतना महत्वहीन और उजाड़ क्यों पड़ा है, जबकि नक्शे में इसे एक केंद्रीय बिंदु के रूप में दिखाई जा रहा है। जैसे ही रात गहराई, मैं पहाड़ी के घने हिस्से में पहुंचा। वहां सन्नाटा था, जो मेरे कानों को चीरता हुआ महसूस हो रहा था कि हल्की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब से आकृतियों में बदल रही थी। हर तरफ एक असामान्य सर्द हवा बह रही थी, जो शरीर को कंपा दे रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे फिर वही धुंधली परछाई दिखने लगी। इस बार वो ज़्यादा स्पष्ट थी, मानो मुझे ही देख रही हो। मेरे सामने एक छाया अचानक प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। मैंने कैमरे में उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में कोई छवि नहीं पकड़ी, सिर्फ एक अजीब सी लहराती हुई धुंध। मेरे समझ में आ गया कि कोई सामान्य छाया नहीं, यहाँ कोई अलौकिक ताकत थी जिससे मैं सिर्फ महसूस कर सकता था पर देख नहीं सकता था। मैं आगे बढ़ता गया और मेरे हर कदम के साथ परछाइयों का आभास और भी गहरा होता चला गया। अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हालांकि आवाज़ में ठंडक थी और मुझे किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह वही क्षण था जब मुझे समझ आ गया था कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं उसी मंदिर के पास पहुँचा और इस बार मैंने महसूस किया कि वहाँ की हवा और भारी हो गई थी। मंदिर के खंडहरों में छिपी अजीब सी ऊर्जा का आभास हो रहा था। तभी अचानक से मुझे मंदिर के अंदर से धीमी धीमी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह एक स्त्री की आवाज़ थी, परंतु जब मैं अंदर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मंदिर के एक कोने में मुझे एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह लाल कपड़े में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की कि तुम कौन हो, यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आकृति सिर्फ खड़ी रही और धीरे धीरे गायब हो गई। इस बार मुझे यकीन हो गया कि यह एक पिशाचनी है, जिसके बारे में गांव वालों को फुसफुसाते हुए सुना था। जैसे ही मैंने उस जगह की जांच की, मुझे वहां एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि आज अमावस्या की रात है और वो सब मुझे मार देंगे और पिशाचनी को दे देंगे। इस डायरी में कुछ अजीब संकेत और आकृतियाँ भी बनी हुई थी जो उस पिशाचनी के बारे में थी। अब मुझे शक हो रहा था कि यह किसी की चाल है कि यहाँ लोगों को मारा जा रहा है। मैं समझ गया कि यह पहाड़ी सिर्फ मौतों का कारण नहीं, यह एक शापित जगह थी जहाँ अंधकार और डर ने अपना घर बना लिया था। यह वही शक्ति है जो लोगों को पहाड़ी की ओर खींच रही थी, और एक बार जब कोई वहाँ पहुँच जाता
तो इस शक्ति का शिकार बन जाता। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर और गहराई में गया, अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे चारों ओर धूल और पत्तियां उड़ने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा हो। मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और मेरी टॉर्च दूर जा गिरी। अंधेरे में मुझे अपने चारों ओर परछाइयाँ घूमती नजर आ रही थी। वे मुझ पर झपटने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मुझे लग रहा था कि वो मुझे अभी नोच डालेंगी और यहीं मार देंगी। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और तेजी से भागा। जब मैं मंदिर के बाहर निकला तब मेरा शरीर कांप रहा था। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये शायद पिशाचिनी का हिस्सा थी जो मुझे चेतावनी दे रही थी। लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे इस रहस्य को सुलझाना था। मंदिर में पिशाचिनी के दर्शन के बाद मैं पूरी तरह से उलझन में था। अब तक मैंने जो देखा और महसूस किया था वह समझ से परे था। अगली सुबह मैं गांव में लौटा और तय किया कि मंदिर और गांव दोनों की अच्छी से छानबीन करनी होगी। अगर पिशाचिनी की कोई सच्चाई है तो गांव के लोगों को इसके बारे में कुछ पता तो होगा ही। गांव में वापस लौटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो लोग मुझसे दूर भाग रहे थे। मुझे देखकर उनकी आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था और वे आपस में फुसफुसा रहे थे। मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सीधे जवाब देने से बच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को छुपा रहे थे। मैं उसके बाद गांव के मुखिया रतनलाल के यहाँ पहुंचा। मैंने जब उससे मंदिर के बारे में पूछा तो वह असहज हो गया। उसने मुझे बस इतना बताया कि मंदिर गांव के पुराने समय से जुड़ा हुआ है और वहां कोई भी नहीं जाता। रतनलाल ने मेरे सवालों को टालने की कोशिश की और मुझे केस छोड़ने की सलाह दी। उसने कहा, यहाँ जो कुछ हो रहा है वह हम देख लेंगे। तुम बाहरी हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अब। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी दृढ़ता थी और उसकी आंखों में डर था। मुखिया की बातों और गांव वालों के व्यवहार ने मुझे उस पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बड़ा छिपा रहा हो। मैंने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। मैंने देखा कि वह मंदिर की दिशा में जा रहा है और वहां जाकर किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। वहां कोई और नहीं था, लेकिन उसकी बुदबुदाहट सुनाई दे रही थी। मंदिर के आसपास की जगहों की छानबीन करते हुए मुझे कुछ और अजीब चीजें मिली। मिट्टी में दबी हुई जानवरों की हड्डियां, कुछ पुराने तांत्रिक यंत्र और एक अजीब सा लाल कपड़ा जिस पर खून के धब्बे लगे थे। ये सब देखकर मेरे संदेह और भी गहरे होते जा रहे थे कि मुखिया और पिशाचिनी का कोई गहरा संबंध है। यह लाल कपड़ा उसी की तरह लग रहा था जो उस पिशाचिनी ने पहना हुआ था। मैं वापस गांव में आया और बुजुर्गों से पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि गांव में बहुत पुरानी परंपरा है और अमावस्या की रात यहाँ कुछ विशेष पूजा होती है। मुखिया इस पूजा का प्रमुख हिस्सा था और कोई भी बिना उसकी अनुमति के मंदिर की ओर नहीं जा सकता था। यहाँ यह पूजा हर बार गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए की जाती थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि इसमें क्या होता है। अब मेरा संदेह पक्का हो गया था कि मुखिया और यह पूजा किसी गहरे रहस्य से जुड़े हुए थे और पिशाचिनी की उपस्थिति इसी सब का हिस्सा थी। मुझे पता था कि मुझे जल्द ही मुखिया की सच्चाई गांव वालों के सामने लानी होगी, लेकिन इस खेल में और भी गहरे राज छिपे थे। मुझे यह नहीं पता था। मुझे मुखिया रतनलाल के बारे में जो भी कुछ पता चला उसको लेकर अब मैं और भी दृढ़ हो चुका था। मैंने गांव के लोगों से मुखिया के बारे में जानने की कोशिश की और उनसे बातचीत करने लगा, लेकिन कोई भी मुझसे खुलकर बातचीत नहीं करना चाहता था। सब मुझसे दूर भाग रहे थे। अगले दिन गांव में अमावस्या की रात थी, जो कि एक महत्वपूर्ण पूजा का दिन था। गांव के लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। मुझे भी खास निमंत्रण दिया गया था। मैंने भी सोचा कि अमावस्या की रात आज पूजा है और पूजा के बाद मैं इन्हें सब कुछ बता दूंगा कि रतनलाल मंदिर में जाकर शायद तंत्र मंत्र करते हैं और उन्हीं की वजह से पिशाचिनी का साया गांव में है। पूजा के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सजावट, अनुष्ठान और अनूठे तंत्र मंत्र की ध्वनियाँ इस बात का संकेत दे रही थी कि यह रात गांव के लिए विशेष थी। गांव के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि इस रात
पूजा विशेष होती है ताकि गांव वालों को पिशाचनी और अन्य अदृश्य शक्तियों से बचाया जा सके। मुझे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जैसे जैसे पूजा का समय नज़दीक आ रहा था, गांव के वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। लोग पूरी तरह से पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैंने अपनी जांच जारी रखी और देखा गांव के अंदर और भी अजीब गतिविधियां चल रही थी। उस शाम गांव के लोग मुझसे अच्छे से बात करने लगे और सब बोल रहे थे कि मुझे पूजा में ज़रूर आना है। मुखिया के द्वारा मुझे नए कपड़े दिए गए और ये बहुत अजीब लग रहा था। जो मुझसे कल बात नहीं करना चाहते थे वो आज इतने अच्छे से बात कैसे कर रहे हैं। मुझे शक हो रहा था। शाम हुई, पूरा गांव मंदिर की ओर जाने लगा। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे चुपके से उनके पीछे जाना चाहिए। जब सब गांव वाले मंदिर जाने लगे तो मैं चुपके से उनके पीछे जाने लगा। मंदिर में वो सब मंत्र पढ़ने लगे। ये मंत्र किसी आम मंत्र की तरह नहीं लग रहे थे, ये मैंने कभी नहीं सुने थे। मंत्र पढ़ने के बाद मुखिया ने बोला कि पिशाचनी के लिए बलि लाई जाए और उसके बाद मंदिर से भी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनकर सब गांव वाले गांव की तरफ भागने लगे। वह भागते भागते सीधा उस घर की तरफ पहुंचे जहां मुझे रुकाया गया था। मुझे वहां ना पाकर शायद वो सब पूरा गांव में ढूंढने लगे। मेरे तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी और मैं वहीं जंगल में ही छुपा रहा। 1 घंटे बाद जब मैं नहीं मिला तो सब गांव वाले वापस मंदिर में पहुंचे और मंदिर से बहुत तेज़ चीखें सुनाई देने लगी। तब मैंने देखा मंदिर से एक 8 फुट की औरत, बाल खुले हुए और लाल साड़ी में, उसकी आंखें भी लाल थी। उसने मुखिया को गले से पकड़ा और उसे उठाकर मंदिर के अंदर लेकर चली गई। सब गांव वाले वहां से भागने लगे और मैं वहीं छुपा रहा। मैं आधी रात तक वहीं पर छुपा रहा। जैसे ही मुझे लगा कि सब सो गए, मैं जल्दी से उस कमरे में गया जहां मुझे रुकाया गया था और अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर गांव वाले बाहर आने लगे और मेरी गाड़ी का पीछा करने लगे, लेकिन वो सब पैदल थे और मैंने वहां से गाड़ी भगा ली। मैं गाड़ी चलाते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा। पुलिस को मैंने यह सब बताया कि वहां क्या क्या हो रहा था। पुलिस वालों ने मुझे पानी पिलाया और कहा हमें सब पता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो गांव वाले हर अमावस्या को एक इंसान की बलि देते हैं, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण हम उन पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। वो ऐसे ही लोगों को अपने गांव में बुलाते हैं और अमावस्या के दिन उनकी बलि पिशाचनी को दे देते हैं। लेकिन कानून इन सब बातों में नहीं मानता। मैं भी वहां से घर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ये केस सुलझाया या नहीं सुलझाया। अब ये सब आप पर है। ये तो मेरा पहला पैरानॉर्मल केस था, लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ घटनाएं हुई है वो और भी भयानक हैं और आगे के केस आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए।